तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता ने हमें दिखाया है, कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिखाया है कि आप बड़े शहरों में जाइए, इज़ अ वेरी स्पेसिफिक आर्गुमेंट मेड बाय नॉर्थ अमेरिकन्स. It is not even made by Germans. Germans have got a very decentralized way of living. So let us invite ourselves to think about our modernity, our way of life. And one person I am very influenced by, वो दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करी. हम लोग तो 140 करोड़ लोग हैं. जो हमारा लैंड मास है वो अमेरिका के लैंड मास से 1/3 है. तो अगर हम मानववाद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो किससे आगे बढ़ेंगे? बिकॉज फर्स्टली यू हैव टू गिव एक्सेस बाय मेकिंग श्योर दैट द इंग्लिश लैंग्वेज दैट एवरीवन यूजेस is not the only way that you can go. Absolutely. Right? And secondly, this whole thing about IT being in the hands of a few, and with AI, it's all getting elevated. How do we distribute, how to democratize technology? So this is just two aspects. The third aspect is, I think our culture is, and your company is doing a fantastic job of that. हम लोग का जो सभ्यता है उसको कैसे उभारें, ताकि मैं अभी धोती पहन के यहाँ पर आया हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने जहाँ पर जा रहा हूँ कई लोग धोती पहनना शुरू कर दिए हैं आज की तारीख में. तो हम अपनी सभ्यता को कैसे आगे ले जाएं ताकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज आगे बढ़ें. Namaskar, welcome to another episode of Sangam Talks Business with me, Rahul Devan. जैसा आप जानते हैं संगम टॉक्स बिजनेस एक संगम टॉक्स का एक सॉर्ट ऑफ एक नया चैनल की तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं. तो आज मैं उसी कड़ी में शशांक मणि जी से बात कर रहा हूँ. इन्होंने बुक लिखी है मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, एंड इसके बारे में आज हम इस पे चर्चा इनके बारे में जानेंगे और इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, अमृतकाल का भारत. तो आप अवश्य पढ़ें और देखें. शशांक जी IIT दिल्ली से हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं ज़्यादातर, और फिर PwC में एक स्ट्रैटेजी लीडर भी रहे हैं, और अभी गवर्नमेंट के साथ नीति आयोग में भी शायद जुड़े हैं, स्वावलंबन भारत अभियान के साथ. और अभी मुझे चर्चा में बता रहे थे कि अभी वानप्रस्थ की स्टेज में है, तो गोरखपुर के पास देवरिया में अपने गांव में ही रहते हैं, और वहाँ से बहुत देर से कितने वर्षों से 16 साल से जागृति का 16 साल से. तो कितनी बार आपने भारत का पूरा भ्रमण कर लिया है? चलिए 15 बार किया है. 15 बार. हाँ, और 2 बार हम लोग डिजिटली किया जब कोविड आया था. डिजिटली, अच्छा, ये भी ठीक. तो फिर आप इसे शुरू करते हैं. इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इस टॉक पे. तो जैसा कि आपने कहा, मैं एक आर्मी अफसर का लड़का हूँ. पूरे देश भर में मैंने भ्रमण किया उनके साथ, मेरे पिताजी के साथ. और मैं पूर्वांचल से आता हूँ, देवरिया से आता हूँ, और देवरिया की धरती में बहुत घुमक्कड़ों की जिज्ञासा होती है. चाहे वो बुद्ध भगवान हो, लुम्बिनी से चले तो घूमते ही रहे, रामचंद्र जी 14 साल के लिए चले, और कुछ हद तक अनेक यायावर वहाँ से पैदा हुए हैं, चाहे राउत सांकृत्यायन हो. तो उसी सिलसिले में 16 साल पहले हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो उसके छोटे गांव शहरों में जो निहित एक ऊर्जा है उसको आगे लाने के लिए हम लोग को एक रेल यात्रा करनी चाहिए. और मेरा ये सौभाग्य है कि वो रेल यात्रा पिछले 16 साल से 2 साल हम लोगों ने उसको डिजिटली किया, और एक 1997 में भी मैंने यात्रा करी थी. तो 15 बार हम लोग देश का पूरा चक्कर काट चुके हैं, और उसमें जो ऊर्जा उठी है उससे मैं अपने ही क्षेत्र में देवरिया, कुशीनगर, उसके आसपास के ज़िलों में उद्यमिता से देश निर्माण की प्रक्रिया कर रहा हूँ. ये बात सही है कि मैंने कॉर्पोरेट जगत में भी काफ़ी समय काम किया, पहले श्रमवर्जय में, फिर कंसल्टिंग फर्म में. लेकिन ये भी बात सही है कि जो कि 16 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जितना अनुभव मिला है हम भारतीय नवयुवकों के साथ घूमने का, वो शायद ही किसी को मिला हो. अगर पूरे भ्रमण को आप काउंट करेंगे तो मैंने विश्व के 4 बार चक्कर लगा लिए हैं ट्रेन में, क्योंकि 8000 मल्टीप्लाइड बाय 16 और 15 इज़ दैट नंबर. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे यहाँ पर लाए. आई एम वेरी ऑनर्ड. Thank you very much. So maybe we could start by talking about your book, and like we were discussing, I've not had a chance to read through your book, but your explanation of the table of contents was very beautiful. I've made some notes, and maybe I'll enhance the notes if you could share. तो मिडल ऑफ डायमंड इंडिया एक ऐसी किताब है जिसका लक्ष्य ये है कि भारत एक पिरामिड नहीं है, जो 25 साल पहले प्रोफेसर प्रहलाद ने कहा था. भारत अब एक हीरा है. अधिकांश लोग न तो बहुत अमीर हैं, न तो बहुत गरीब हैं, और वो जो मध्य भारत है जो कि 80 करोड़ है, विच इज़ 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 80 करोड़ लोग बहुत ऊर्जा से प्रतिभाशाली हैं. उसको मिडिल क्लास में नहीं कहूँगा, उसको इमर्जिंग मिडिल क्लास कहूँगा, जो कि न तो बहुत गरीब है न बहुत अमीर है. और अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि टियर 2 टियर 3 ज़िले में रहते हैं. और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारे जो 700 करीब 50 ज़िले हैं, उसमें से 240 ज़िले ऐसे हैं जो टियर 2 टियर 3 हैं, और वहाँ पर 60% भारत रहता है.
तो लगभग अगर आप देखेंगे पेरेटो प्रिंसिपल के द्वारा कि अधिकांश भारत वहाँ रहता है, न तो बहुत गरीब है न बहुत अमीर है, और ये किताब उसी पर आधारित है। तो उसके जो 4 भाग हैं उसका जो वर्णन कर रहा था मैं उसको फिर दोहराता हूँ कि पहला भाग उसमें है कि फ्रेमिंग, एट 75 वी हैव टू फ्रेम दिस कंट्री डिफरेंटली। और उसका मेरा ये लक्ष्य है कि पहले जो हमारी फ्रेमिंग होती थी कि अधिकांश लोग गरीब हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है, लेकिन हमने अपने भ्रमण में देखा 8000 किलोमीटर जो हम लोग चलते हैं कि अधिकांश लोग न तो बहुत गरीब हैं न तो बहुत अमीर हैं, उनमें अपार संभावनाएं हैं। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम मैंने रखा है डिस्कवरी, वो एक यात्रा का वर्णन है। दूसरा है डायमंड, जिसका मैंने भी वर्णन किया कि औसतन जिसकी इनकी आय है वो हमारी औसतन नेशनल आय के लगभग सेम है, और जो ऊपर वाले जो 20 करोड़ लोग हैं और जो 40 करोड़ लोग गरीब हैं उनकी आय कम और ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर हम उस मध्य को देखें तो ये हमारे अग्रणी लोग हो सकते हैं। तीसरा चैप्टर मेरा यूथ का है, और यूथ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि हमारी रेवोल्यूशनरीज़ की बात हो रही थी कि देखिए आज की युवा को इनकलाब जिंदाबाद अवश्य करना है, लेकिन उसको पॉजिटिव फ्रीडम देनी पड़ेगी। उसको हमें बताना पड़ेगा कि यदि आप किसी चीज़ से विचलित हों तो सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब तो हम एक समृद्ध देश बनने वाले हैं, तो हम लोग को उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। मान लीजिए आप हेल्थ के से विचलित हैं किसी ज़िले में, जाइए 10 साल वहाँ पर हेल्थ के लिए कमाइए, करिए कुछ काम। तो ये पॉजिटिव फ्रीडम की मैंने काफ़ी बात करी है। चौथा चैप्टर है विमेन का, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी 2 लड़कियां हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को उतना सम्मान मिले जितना कि आज शायद नहीं मिल रहा है, खासकर द्वितीय तृतीय श्रेणी में। लेकिन हमारा देश परिभाषित है महिलाओं से, भारत माता से। मेरी माता का मुझ पर जितना इन्फ्लुएंस हुआ है शायद मेरे पिताजी को उतना नहीं हुआ है। इसी तरह विवेकानंद या शंकराचार्य का भी जितना इन्फ्लुएंस उनकी माताओं का हुआ है। तो एक तरह से हमारी संस्कृति भारत माता में समाहित है, उसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है। कुछ पीड़ा भी है, उसके बारे में मैंने प्रखर रूप से उसमें बताया है। तो ये तो रहा पहला भाग। दूसरा भाग है लर्निंग। तो इसमें आई हैव टेकन द रीडर बैक इनटू हिस्ट्री इन द 5th चैप्टर इफेक्टिवली कॉल्ड रिवोल्यूशंस। जब मंगल पांडे की गोली चली 1857 में, और उसके बाद फिर करीब 90 साल बाद या हम लोग को आज़ादी मिली, उसके बीच का जो प्रक्रिया थी उसमें कैसे मध्य भारत ने कितना प्रखर उसमें योगदान दिया। 1857 में रजवाड़ों ने नहीं गोली चलवाई, पहले तो साधारण व्यक्तियों ने गोली चलवाई। तो जो लोअर मिडिल क्लास मैन है, मैंने उसमें फिलिप मेसन को कोट भी किया है, उसने असली संग्राम लड़ा। उसके बाद कुछ रजवाड़े भी उठे, लेकिन असली संग्राम की शुरुआत वहीं हुई। जब गांधी वापस आए 1915 में, तो कांग्रेस वाले तो चाय पी रहे थे अपने अपने कटलरी में। जब वो गए खेड़ा, जब वो गए चंपारण, जब वो गए असली भारत में, जब उन्होंने यात्रा की 1915 में, तब जाके असली भारत से साक्षात्कार हुआ। तब जाके उन्होंने उस असली भारत को जगाने की प्रक्रिया शुरू की। वो धोती पहनना शुरू किए, उन्होंने उनका वेश धारण किया। जब दांडी मार्च हुआ तो एक बहुत बड़ा संग्राम उठा। तो ये रेवोल्यूशंस की बात रखी मैंने। उसके बाद मैंने रखी बात कि एक डेमोक्रेसी 75 साल के बाद ही परिवर्तन आता है। उसमें मैंने एक बहुत प्रासंगिक एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। हालांकि उनकी आज़ादी 175 साल पहले हमारी आज़ादी से हुई थी, लेकिन डेमोक्रेसी लगभग वही सिलसिला करती है, क्योंकि वोटर उसके परिभाषित होते हैं। तो मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति का जीवन 75 साल का होता है। जब वह रहता है जीवित तो उसकी भावनाएं, उसकी मानसिकता बदलने बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब स्लेवरी 1781 में एबॉलिश नहीं हो पाई, तो 75 साल बाद इब्राहिम लिंकन उठे, उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया। इसी तरह 75 साल आज़ादी के बाद आज एक नया जनरेशन उठ रहा है जो अपनी बलबूते से एक नई मानसिकता से देश को परिभाषित कर रहा है। और जो मेरा 7वां चैप्टर है वो कल्चर पे, मैं बहुत उस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। जो तीसरा एक तरह से भाग है उसको मैंने बोला है चेंजिंग आवर डेवलपमेंट अप्रोच। हम लोग को अब आगे चल के अपने आप को उस प्रकार से डेवलप करना पड़ेगा जो पहले नहीं कर रहे थे। पहले क्या था? दान दक्षिणा वाला डेवलपमेंट। मैं सरकार हूं, तुम प्रजा हो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं सबके प्रयास से सबका विकास हो, जन भागीदारी से सबका विकास हो। मैंने भी होल ऑफ नेशन की बात करी है, समाज जुड़े, प्राइवेट सेक्टर जुड़े, सरकार जुड़े। तो इस प्रकार से हम लोग उद्यमिता से कैसे आगे बढ़ें, ये मेरा 8वां चैप्टर है। उसके बाद सिटीज़न और डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों पहलू हैं कि असली भारत जो 240 जिलों में रहता है, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनमें बहुत क्षमताएं हैं। हमारा रिपब्लिक ये नहीं कि आपने वोट कर दिया। हमारा रिपब्लिक तो परिभाषित होता है जब वो वोटर 5 साल काम करता है अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोकल एरिया के लिए। और उसमें मैंने ये भी आलोचना की है कि जो अमेरिकन मॉडर्निटी थी या जो वेस्टर्न मॉडर्न थी, उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत महत्व दिया गया था। आप जाइए, कॉलोनाइज कर लिया ऑस्ट्रेलिया को या यूनाइटेड स्टेट। हमारे यहाँ पिलग्रिम्स थे, जाते थे यायावर, लेकिन वापस आते थे। तो इसलिए हमारी जो सभ्यता है उसमें वापस आने की प्रथा है, किसी पे कॉन्क्वेस्ट की प्रथा नहीं। तो आइए मिलजुल के आप हम लोग वापस चलें उन शहरों, उन छोटे शहरों में। मैं ये नहीं समझता हूँ सब व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में रहेगा। देवरिया में भी अधिकांश लोग तो ग्रामीण परिवेश में हैं जहाँ मैं आता हूँ, लेकिन एक अच्छा खासा शहर भी बन रहा है जिसका हम लोग अर्बनाइजेशन करना चाहते हैं। और एक और मैंने चैप्टर लिखा है डिजिटल पे, जिसमें मैंने ये बोला है कि एकाग्रता से हम लोग
डिजिटल को विभाजन के लिए, ऑटोमेशन के लिए पाश्चात्य सभ्यता यूज़ करती है, नो डाउट दैट इज़ रेलेवेंट फॉर दैट एरिया, और चाइना के लिए जहाँ पर आबादी घट रही है। लेकिन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तगड़ा है, तो हम लोग को अपने लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे डिजिटल से हम लोग नेटवर्क्स बनाएं। जैसे हमारा यात्री का नेटवर्क 8,000 लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया है, कोविड के दौरान इन्होंने बहुत काम किया। और अंतिम जो उसका चौथा मतलब अध्याय तो नहीं लेकिन भाग है, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, निर्माण एक नए भारत का। और उसमें मैंने 2 चैप्टर रखे हैं, एक है इंटीग्रेशन और इनोवेशन। इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, हमारी सभ्यता में हर समय इंटीग्रेशन पे बहुत महत्व है। पाश्चात्य सभ्यता में डिवीजन पे बहुत महत्व है, और ऐसा नहीं कि सही गलत वो हम लोग बाद में आकलन करेंगे। हमारी जो सभ्यता है उसमें हम लोगों ने पर्यावरण को साथ लेके चलने की बात हर समय कही है, हम लोगों ने कई चीज़ों को साथ मिल के कहा है, होलिस्टिक। और ब्रह्म का जो अवधारणा है वो भी एक तरह से उस इंटीग्रेशन को दर्शाता है। और इनोवेशन की भी आवश्यकता है, इसमें मैंने एडमंड फेल्प्स जी का सहारा लिया है, जिन्होंने ये बोला है कि इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होना चाहिए, बड़ी कंपनियों में नहीं होना चाहिए। इनोवेशन शुड बी अ मास इनोवेशन, तभी जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तभी जाके देश आगे बढ़ता है। और हमारा देश हर समय इनोवेट करता रहा है और इंटीग्रेट भी करता रहा है। और अंत में मैंने ये कहा कि एक जो 13वां चैप्टर है फ्यूचर न्यू प्रॉमिस, उसमें मैंने बुद्ध भगवान का कहानी बताई, जब उन्होंने हम अंतिम समय जो मेरा वटवृक्ष है मेरे गाँव में, उसके 30 किलोमीटर दूर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो वहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने अपने डिसाइपल आनंदा को बोला कि प्रेस ऑन विद ड्यू केयर। उस समय उन्होंने उनसे प्रॉमिस लिया। तो इस समय मैंने भी अपने अपने पाठकों को उत्साहित किया है कि आज की तारीख में 75 साल बाद आज़ादी की, अब हम लोग को एक नई अवधारणा से, एक नए प्रॉमिस से आगे बढ़ना है, ताकि एक नए भारत का निर्माण अगले 25 साल में हम लोग कर सकें। अंत में यही कहूँगा दोस्तों, ये आखिरी मौका है, क्योंकि 25 साल बाद हमारी आज़ादी बूढ़ी हो जाएगी। तो वो वाली हमारी आने वाली पुश्तें हमें माफ़ नहीं करेंगी कि अगले 25 साल में हमने भाग के, दौड़ के, दिन रात परिश्रम करके काम नहीं किया, तो उनके पास वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा। 20 साल बाद हमारी स्थिति वही होगी जो आज चीन का हो रहा है, दे आर गेटिंग ओल्ड बिफोर दे गेटिंग वेरी रिच। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट अगले 25 साल में हम लोग जितना करना है जोर लगा के करें। बहुत ही बढ़िया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। पहले शायद जागृति यात्राओं से शुरू करते हैं। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जागृति यात्रा ये विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, पिछले 16 साल से चल रही है। और 2 साल जब कोविड आया, कौन चलाता है? हम लोग, मैं ही उसका संस्थापक हूँ। अच्छा। और 16 साल पहले ये मेरी आइडिया थी। एक्चुअली इसकी आइडिया का जो बीज था वो 1997 में बोया गया। मैं उस समय बाहर रहता था, तो मुझे ऐसा लगा कि आईआईटी से मेरी शिक्षा हुई है, बहुत अच्छी कंपनी, मुझे जॉब मिला, मतलब लाखों की सैलरी। पहले समय से हम लोग तो 500 रुपये में काम चलाते थे अपना। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने देश को कुछ दिया नहीं, तो मैंने छुट्टी लेके 97 में आया। 50वीं वर्षगांठ के लिए हमने एक ट्रेन यात्रा करी, उसमें 225 लोग थे। फिर मैंने किताब लिखी, हापर कॉलिन्स से छपी, इंडिया जर्नी थ्रू हीलिंग सिविलाइजेशन। उसके छपते 7 साल बाद लोगों ने बोला भाई साहब इसको हम लोग करना चाहिए। तो 2008 में हम लोगों ने फिर शुरू किया, लेकिन उसका जो ध्येय वो बदल दिया हम लोगों ने। उसको हमने मिडिल ऑफ डायमंड से वो किया। उस समय भारत वो इसमें आ रहा था, डायमंड शेप में आ रहा था। तो हमने बोला जो नवयुवक छोटे गांव शहरों के हैं, जो हिंदी, मराठी, बंगाली ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, उनको हम लोग अपनी यात्रा में ले जाएं। तो थोड़ा सा उसका संक्षेप में चलती है एक पूरी ट्रेन 19 बोगी की, मुंबई से चलती है। लगभग 15,000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 5,000 अच्छे एप्लीकेशन होते हैं, उसमें 500 लोग हम लोग चयन करते हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था, आप बोल रहे थे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई में कोई खास उद्यमिता से जुड़ाव नहीं है। और भारत का उद्यमिता से निर्माण, बिल्डिंग इंडिया थ्रू इंटरप्राइज वाज द मोटो ऑफ दैट ट्रेन एंड रिमेन्स द मोटो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 500 लोगों को लेके एक ट्रेन में जगह जगह जाते हैं। जैसे कि उसका रूट है मुंबई से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से मदुराई, मदुराई बेंगलोर, श्रीहरिकोटा श्री सिटी के पास, वहाँ से विशाखापट्टनम, फिर बहरामपुर, फिर नालंदा, फिर देवरिया एकमात्र जगह जब 500 लोग मेरे गांव में रहते हैं, जहाँ पर आज की तारीख में मैं रह रहा हूँ, उसी वटवृक्ष के बगल में। अन्यथा हम लोग ट्रेन में ही रात को सोते हैं जब चलती है ट्रेन। वहाँ से दिल्ली, तिलोनिया, साबरमती और वापस मुंबई। और इसमें 500 लोग जो आते हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और उनमें एक अलग मैवरिक होती है। मतलब ये लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं वो लोग, कुछ अलग किया हो, कोई नक्सल से लड़के आया हो, कोई ग्राम प्रधान हो, कोई ऐसा हो। तो ऐसे लोग जब होते हैं तो सबसे प्रमुख चीज़ उसमें होती है सत्संग। जब 500 लोग 15 दिन के लिए चलते हैं निरंतर एक ट्रेन में, तो हिल जाते हैं, तब हिल जाते हैं तो खुल जाते हैं, और जब खुल जाते हैं तो उनके दिमाग खुल जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिल कई ऐसी कंपनियां हैं जो वहीं पर फाउंड हुई हैं ऑन द ट्रेन। गेट माई पार्किंग इज़ वन, मैनी अदर दीज कंपनीज। तो 8,000 ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में अपने अपने ज़िलों में जाके काम कर रहे हैं। कुछ अर्बन भी हैं, कुछ तो उसमें लिख के स्टैनफोर्ड में अप्लाई करके MBA करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं जो आते हैं नक्सल से लड़के वापस चले जाते हैं नक्सलों से लड़ने के लिए। उस प्रकार के लोग जो कि असली भारत की माटी के लाल हैं।
तो इस प्रकार के लोग कई सालों से हम लोगों ने तैयार किया है। और लीडरशिप इज़ द एसेंस ऑफ उद्यमिता। उसमें और चीज़ें हम लोग 2-3 करते हैं, जैसे जहाँ हम जाते हैं, मान लीजिए अरविंद आई केयर गए। अरविंद आई केयर आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा आई एयर केयर सिस्टम है। लेकिन जब 32 साल या 40 साल पहले डॉक्टर वी ने शुरू किया था, तब उनके मन में क्या चला था, क्या उनकी दिक्कतें थी, क्या डार्क नाइट्स थी उनकी, उसके बारे में हम उन फाउंडर से पूछते हैं। ये नहीं कि आज की तारीख में सुचारू कैसे चल रहा है। फिर हम भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे करीब 12 संस्थाएँ पूरे देश भर में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग, इस बार हम लोग ने G20 के साथ करी। हर साल 40 लोग बाहर से भी आते हैं। इस यात्रा का अनुकरण 4-5 देशों में बाहर हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, पेरू, पोर्चुगल में। और इसके होते होते एक इनोवेटिव, जिसे कहते हैं लर्निंग इकोसिस्टम, हमने बनाया है। तो यही है जागृति यात्रा। बहुत बढ़िया, सो इंस्पायरिंग। तो बिल्डिंग इंडिया थ्रू एंटरप्राइज, इस पे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले, मैं अपने बारे में बता रहा था। पूरी गांधीयन इकोनॉमिक्स से आया हूँ। हिंद स्वराज पढ़ी थी पहले मैंने, जहाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गांधी सेज कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मस्ट अचीव is building making a cycle, a bicycle, and he was totally against railways, if I'm not wrong. At least that's what I understood of Hind Swaraj. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सब गांधीयन इकोनॉमिक्स, गांधीयन व्यू ऑफ बिजनेस, गो बैक टू विलेजेस, क्या विचार है? देखिए, गांधीयन व्यू, मैं मतलब कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। और कोई व्यक्ति 100 साल पहले कोई बात कहे और वो अभी भी सच हो, वो भी गलत होगा हम लोग के लिए। मगर उस समय भी, उस समय पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मिड्स में थे हम। हाँ, नहीं, देखिए 2 चीज़ से मैं सहमत हूँ कि जो चीज़ पाश्चात्य सभ्यता करती है उसका कॉपी पेस्ट करना हमारे लिए उचित नहीं है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन हम क्या करें, इसके लिए ऊपर हमें मंथन करना पड़ेगा। अब जैसे कि कई लोग आज भी तारीख में बोलते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी, बहुत अच्छी थी, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ये लेज़ी नेशनलिज्म है। हम लोग आज अगले 25 साल में क्या करें, इस पे क्या, उस पे मैं उसका आंसर उत्तर दे के आपको गांधीनिज्म और जो नए उद्यमिता के परिभाषा से मेरा यह मानना है कि उद्यमिता बहुत पहले से ही पैसे पे निर्भर बहुत हो गई, बहुत तुरंत। मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि किसी के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर आप कर्म करें और अच्छी तरह से करें और निष्काम कर्म करें, तब जाके अगर आपको उससे अर्थ मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में कभी भी अर्थ के अर्जन से किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी। सबसे बड़े हमारे साम्राज्य यहाँ के थे, चाहे पाटलिपुत्र का हो, चाहे बड़े बड़े गुप्त साम्राज्य हो। तो धर्म और अर्थ में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बारे में नोबेल लॉरेट एडमंड फेल्प्स कहते हैं, जब व्यक्ति अर्थ पैदा करता है, उस प्रक्रिया में उसको एक और अर्थ मिलता है, अपने जीवन में अर्थ मिलता है। There is, he finds meaning in life. So our civilizational view of udyamita or entrepreneurship, building India through enterprise, has to be more related to the motivations of individuals who would like to do something for others and thereby gain wealth in an honest fashion. It need not be greedy, hedonistic running कि मुझे आज ये है तो कल वो है, तो कल वो है. That is essentially what the pursuit of happiness has said to the whole world. I have actually bashed up pursuit of happiness quite happily, क्योंकि मैंने ये बोला है कि हमारे, अगर हम लोग को अपना संविधान फिर से लिखना पड़े या उसमें कोई परस्यूट की बात हो, तो परस्यूट ऑफ मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग में पर्पस होता है, मीनिंग में स्टोरी टेलिंग होती है, मीनिंग में बिलोंगिंग होती है, मीनिंग में ट्रांसेंडेंस होता है। इन सब चीज़ों से हम लोग आगे अपने आप को परिभाषित करते हैं। तो मैं थोड़ा आपके उत्तर का फिलोसॉफिकल आंसर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, गांधी ने ऐसा नहीं कहा कोई चीज़ बहुत गलत कही, लेकिन उस समय का जो गांधीवाद था, जो कि आप सिर्फ गाँव में चले जाएँ, मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में उसको अपग्रेड करिए, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए। 240 मेरे मध्य भारत के ज़िले हैं, 750 अन्य ज़िले, 240 ज़िले में जाइए, आप छोटे शहर में रहिए, देवरिया में रहिए, मैं रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में मुझे नेट वहाँ मिलता है, अगर मुझे कोई टीवी देखना है तो मैं देख सकता हूँ। अगर आप मेरे भाई साहब मेरे बगल के हैं, रिलायंस में काम कर रहे थे, तो बोले जयपुर में जब कोविड में गया था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं वहाँ जयपुर रहता तो मुझे अच्छा लगता। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता ने हमें दिखाया है, कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाया है कि आप बड़े शहरों में जाइए, इज़ अ वेरी स्पेसिफिक आर्गुमेंट मेड बाय नॉर्थ अमेरिकन्स. It is not even made by Germans. Germans have got a very decentralized way of living. So let us invite ourselves to think about our modernity, our way of life different, and in which Gandhi is a good exemplar. But it's not copying him, it's upgrading him and doing other things. And one person I am very influenced by, वो दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करी, एकात्म मानववाद की बात की। एकात्म मानववाद में जो उन्होंने बताया बहुत प्रासंगिक है। हम लोग तो 140 करोड़ लोग हैं, जो हमारा लैंड मास है वो अमेरिका के लैंड मास से 1/3 है,
तो अगर हम मानववाद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो किससे आगे बढ़ेंगे? और इंडस्ट्रियलाइजेशन करके हम लोग करते रहेंगे। तो इस प्रकार की एक सोच हम लोग लेके आए, और उसमें मैंने एक अपेंडिक्स भी लिखा है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म तो नहीं, लेकिन हमारी मॉडर्निटी होनी चाहिए जो एक भिन्न मॉडर्निटी होनी चाहिए। एंड यू नो the famous quote which Gandhi was supposed to said, that Western civilization would be a good idea, actually is very relevant, because Western civilization, if we copy paste in places like China and India, is a death knell for the planet. We will kill ourselves into smog. And China is already on that path, but what is the alternate path for India? Alternate part is decentralized, humanistic. I don't understand that. So help me understand, what does humanistic mean? Because I have been, and I'll clear my position, last few years become extremely influenced by Milton Friedman, F.A. Hayek, his books on Road to Serfdom, and Free to Choose, which means free markets. If you just allow them to function, they will organize themselves for the benefit of humanity. And that when enterprises, when you create billionaires, Adani, Ambani को आजकल पीट के जब देखो गाली दी जाती है दबाकर, हमारे it's very sad situation in my view now, that जब देखो गालियाँ ही बकते रहते हैं. So Milton Friedman asks he was challenged very often at Harvard and all the top colleges in the US, जब वो लेक्चर करते थे, that income inequality इतनी ज़्यादा है US में, that on one side you have these billionaires and multimillionaires, whatever, who basically are earning through their own wealth, and while the others are struggling. So his argument always is that, what do you think these billionaires, multimillionaires and billionaires do? Do they keep their money under their pillows? They don't. They actually go and set enterprises because of their enterprising spirit. Sometimes it is out of self-interest and greed. Other times it's about just employing their money and maybe self-expression. जैसे मैं जो आपसे समझा, this idea of building India through enterprise, उद्यमता, is about self-expression. और हमारा सारा वर्ण व्यवस्था हमेशा से, आज से नहीं, जो जितना मैं संगम टॉक्स और स्पीकर से सीख के जहाँ तक पहुँचा हूँ, सारी वर्ण व्यवस्था इसी वजह से बनी थी कि हम the individual must excel in the area जो उस individual की leanings है. अगर मेरी लीनिंग्स टुवर्ड्स बिजनेस है तो मैं बिजनेस में एक्सेल कर पाऊँ, तो सारे समाज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करा गया कि मैं एक्सेल कर पाऊँ. अगर मैं किसी काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा एंटरप्राइजिंग नहीं हूँ, बट मुझे जो काम मिलेगा, जाके जॉब करूँगा, वापस आके आराम से बैठूँगा, थोड़ी सी विस्की पीऊँगा, जो भी है, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ राजसिक, तामसिक, सात्विक एनर्जीज, मैं जहाँ फिट होता हूँ, आई मस्ट बी एबल टू एक्सेल इन दैट ऑल्सो. इट इज़ नॉट दैट मैं शूद्र हूँ तो मैं बिल्कुल कोई पिछड़ा हुआ, oppressive is not the, but the individual excellence. Sorry, मैं बहुत सारा monologue बोल रहा हूँ, but I mean, but your question is right कि ठीक है, define what is the new modernism, what is this new economic theory that you're pushing, yeah. Right? So I'll put it like this, that Milton, Hayek and Friedman were a product of a certain time where essentially colonial excesses, whether it is North America's conquest or Australia's conquest or India's conquest. I mean, there's a beautiful phrase that I picked up from a guy called Philip Mason, that while the Industrial Revolution was enough to pick up the GDP of Britain, it was Plassey was the midwife of the Industrial Revolution, because there was a lot of conquest involved with that. So let me build that argument. Now, you're right that a big industrialist does have a trickle-down effect, right? But I'm tired of trickle-down. I think the biggest thing is that we need to empower as many people as possible to be part of the innovative process. अगर हम लोग नवाचार में अधिकांश आबादी को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटॉन हो जाएंगे, जो चाइना कर रहा है. चाइना क्या कर रहा है? बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां शेंजन और इस सब जा रहे हैं और लेबर्स ला रहे हैं, उनको दे रहे हैं. मेरे हिसाब से हमारा मॉडल अलग होना चाहिए, जिसके बारे में दीनदयाल जी ने बोला है, एडमंड फिल्म्स ने बोला है. असली उद्यमिता होती है जब साधारण व्यक्ति भी, वो तो बोलते हैं, एडमंड फिल्म्स तो बोलते हैं कि जैनिटर भी, उसमें भी एक नवाचारी है. आपके यहाँ जो कार्यालय में काम कर रहा है उसमें भी एक नवाचारी है. वो अपना झाड़ू कैसे लगाए उसमें भी नवाचार कर लगता है. तो उसमें दो फायदे हैं. एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो कि एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट, लेकिन दूसरा उसके मन का जो एक अनुमान है वो जागता है, उसके मन में अर्थ आता है. और हमारे जो मानववाद की मैंने बात कही, जो अल्टरनेट एक इकोनॉमिक थ्योरी, पूरी तरह उसको हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा अगले 20-25 साल में, जो कि एडमंड फेल्स के विचारों से जुड़ी हुई, जो एकात्म मानववाद से विचार जुड़े, और कुछ हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने स्वच्छ भारत में देखा. उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये थ्योरी ही नहीं है. उसमें क्या है कि यू कैन नॉट थिंक अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन टैक्स एज अ सोर्स ऑफ
money which then deployed is what the people get. You have to go into pre-production. प्री-प्रोडक्शन कोविड में दिखा हम लोग को। मैं भी उस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा था। उसमें सब लोग समझ गए कि कोविड में सिर्फ थोड़ा सा टैक्स देके बच नहीं पाएंगे, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर उसका एक उदाहरण लीजिए तो आगे वाले 25 साल में जो नई मॉडल 3-4 चीज़ें उसमें प्रमुख है। एक तो ये हम लोग को डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय अच्छा रहे। डिसेंट्रलाइज कहाँ? जैसे कि मान लीजिए 240 मेरे ही जिले हैं, उसको ही लेके चलिए। अगर 80% भारत 60% भारत वहाँ रहता है तो हम लोग क्यों नहीं वहाँ पर करते हैं? मेरा जो इंस्टीट्यूशन बन रहा है जागृति का, जिसमें मैं कुछ पैसा लेके आया हूँ, मुझे बहुत आलोचना पड़ती है कि भाई साहब आप एक Tier 3 जिले में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों 25-75 साल हो गए, करोड़ों आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में लगाए जहाँ पर हमारी 10% आबादी रहती है। असली आबादी जहाँ पर है वहाँ तो कुछ कर नहीं रहे आप। एक तो ये। दूसरा, हम लोग को एक ह्यूमन सेंट्रिक होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में भी ह्यूमन सेंट्रिक होना पड़ेगा। ऑटोमेशन इज़ वन एस्पेक्ट विच द वेस्ट हैज़ गॉट। थर्ड इज़ हम लोग को पर्यावरण के साथ होना पड़ेगा, जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण तो हम कल्चर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बट ह्यूमनिस्टिक होना पड़ेगा। इसको प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। देखिए, ह्यूमनिस्टिक ये है कि आज की तारीख में हम ये समझते हैं कि आपके अंदर जो भावना है वो इसलिए है क्योंकि आप एक मर्सिडीज़ बेंज चलाते हो या आप एक गाड़ी चलाते हो। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी इसके पहले ही, हमारी सभ्यता में ये नहीं कहा। हमारी सभ्यता में जो मैस्लोस पिरामिड है उसको बाल गंगाधरन ने अच्छी तरह धोया है। उसने ये बोला है कि डिज़ायर्स इज़ नॉट द ओनली वे, योर ओन सेल्फ एक्सप्रेशन। And you know, because you've been studying Indic civilization, that your own self-expression is the source of your joy, the source of meaning for yourself. Therefore, I think we have to, at this point in time, accept the fact that what Hayek said, and I'm a great fan of him, by the way, just so you know. I mean, if you look at left people or right, I'm more right than left. But I believe that we need to come to the middle. Pardon the pun, but there's a middle here. The middle is more humanistic, where you say, Shashank has, or yourself have got a certain belief that you wanted to start an IT services company. That led to some things. In my area, there are 200 entrepreneurs. One of them, Malti Yadav, by starting an HR company, gave expression to herself. But that is what free enterprise is. But what you are saying is more about, let's celebrate the multi-billionaires because their trickle down is going to make it happen. I'm suggesting something different. I'm saying that let's create an ecosystem where mass innovation is possible, which no one has done. Okay. I mean, I am not on a different page as you at all. No, I don't think we should be. Yeah, we have probably not, but that is, in my view, is what market economics or whatever Milton Friedman or all. So let me comment on that. I think market economics is only true when that market is also given access to everyone, and that is not the case. And we are under an illusion that the market is equal right now. And I don't want to go too far on this one. And how do you give access to? Because firstly, you have to give access by making sure that the English language that everyone uses is not the only way that you can go. Absolutely. Right? Now, I wrote this here. And secondly, you know, this whole thing about IT being in the hands of a few, and with AI, it's all getting elevated. How do we distribute, how to democratize technology? So this is just two aspects. The third aspect is, I think our culture is, and your company is doing a fantastic job of that. हम लोग का जो सभ्यता है उसको कैसे उभारें, ताकि मैं अभी धोती पहन के यहाँ पर आया हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने जहाँ पर जा रहा हूँ कई लोग धोती पहनना शुरू कर दिए हैं आज की तारीख में। तो हम अपनी सभ्यता को कैसे आगे ले जाएं ताकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज आगे बढ़ें। These are things which have been whitewashed. Colonialism did a fantastic job for 200 years. मैं तो अपने स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही नहीं समझता हूँ कि हम लोग को क्या हमें हानि हुई है, उस पर हम डिबेट करते रहेंगे। देखिए, कुछ हद तक मैंने भी किया, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? क्या हम पॉजिटिव फ्रीडम ला सकते हैं अपने नवयुगों में? कैसे हम लोग आगे बढ़ें, जिले जैसे देवरिया में प्रोत्साहित करें, उस पर हम लोग फोकस। तो इसी पे आज की चर्चा को यहीं पर ही थोड़ा सा रखते हैं। मे बी विल क्लोज द कॉन्वर्सेशन एट वन और टू की पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन, मास इनोवेशन आपने बताया। दिस मास इनोवेशन एट दिस पॉइंट विदाउट एक्सेस टू मनी शोज अप एज जुगाड़ इनोवेशन, एंड वी आर द वर्ल्ड्स center for innovation in some ways, jugaad innovation if you like. So that is not innovation per you, or I mean, my view is that jugaad innovation is unable to scale up. Innovation exists at grassroots level but is unable to scale up because of access to money. I have a different theory that it's not just access to money. इसमें 4 चीज़ों का अभाव है। एक तो मार्केट से जुड़ाव का अभाव है, दूसरे मेंटरशिप का अभाव है, 100%, तीसरा पैसे का अभाव है, और चौथा एक इकोसिस्टम का अभाव है। जो आपने 1991 की क्रांति की बात कही, उससे कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन कुछ हद तक असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ क्योंकि 1991 की क्रांति सिर्फ जो 200 करोड़ ऊपर वाले थे, 20 करोड़ ऊपर वाले हैं, उनके लिए
बहुत अच्छी रही। हमने उसको वहाँ तक नहीं ले गया, वहाँ भी हम लोग सहमत थे कि उसके पहले तो इतना लाचारी थी कि वहाँ तक लाना ही हमारे लिए था। अब क्रांति क्या है, ये 4 चीज़ें अगर हम लोग मध्य भारत में ले जाएं, और मैं ये भी समझता हूँ कि करीब 30 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, उनको सरकार की और ग्रांट की सब्सिडी चाहिए। जो अंत्योदय की भावना दीनदयाल जी ने कही है वो भी निहित है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि सेफ्टी नेट की ज़रूरत नहीं है, और फ्रीडमैन ने ये कहा था और हेक ने भी ये कहा था कि सेफ्टी नेट की भी ज़रूरत है। अगर आप देखें अर्थर ब्रूक्स को पढ़ें या लोगों को पढ़ें, तो ये जो मध्य है डिस्ट्रेस्ट को सॉल्व करने के लिए ज़रूर बात जरूर चाहिए। कुछ अपाहिज हैं, कुछ लोग हैं, कुछ डिफरेंटली एबल हैं, कुछ ऐसे हैं, उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए अगर आप मध्य वर्गीय जो 80 करोड़ हैं उसको इनेबल करें तो सिर्फ पैसे का अभाव नहीं। और इन 4 चीज़ों में सबसे प्रमुख क्या चीज़ है? 5वीं चीज़ लीडर, जो हम लोग बनाते हैं वही मानव संसाधन। जो कि हम लोग बोलते हैं भाई साहब आप क्लास में चलिए, माट साहब के साथ पढ़िए तो आप मानव संसाधन, नहीं, गलत है। मेरी यात्रा में आइए, देश को देखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। बट ये तो शशांक जी पूरी एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल हो जाएगा। तो आप एसेंशियली 2-3 चीज़ें बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम जो लीडर्स प्रोड्यूस नहीं करती है, और केवल ये मिडिल ऑफ इंडिया भारत में नहीं करती, या गरीब भारत में वहाँ भी नहीं करती, टॉप पे भी नहीं करती है। All the IIM schools, and you studied abroad, I don't know how the education is different there, but everybody, even in IIMs and IITs also, maybe अभी थोड़ा शायद चेंज आ रहा है, is very job oriented. सबको, मैंने जब बिजनेस शुरू करा था पहले 10 साल जो मेरे बैचमेट्स से सब यूएस में बैठे थे, मैं कॉन्शियसली यूएस नहीं गया। मुझे भारत में ही रहना था, यहाँ से जुड़ा रहना था, अपना बिजनेस यहाँ से करना था। मुझे अपनी कंपनी सिंगापुर या यूएस में भी जाकर इस्टेब्लिश नहीं करनी थी, जिससे मुझे शायद टैक्स बेनिफिट्स मिलते अभी। बट वो सब गए। एक एग्जांपल है, एक मेरा अब अच्छा दोस्त है, उसने भी अपनी कंपनी बनाई, बट जब पहले मिलते थे, जब ही वाज इन अ बिग कॉर्पोरेट जॉब, आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी, ओ यू डूइंग योर ओन थिंग राइट। मतलब इतना लुक डाउन करके, यार तुम, मैं कहाँ पर बैठा हूँ एक बड़ी सी कॉर्पोरेट जॉब में, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, कहीं नेहरू प्लेस या सीपी में कहीं कोई कंपनी चला रहे हो ना। सो दिस इज बीन आवर एटीट्यूड, वी बिकम वेरी जॉब ओरिएंटेड, एंड दिस इज मैसिव ऑल ओवर द कंट्री। सरकारी जॉब माइंडसेट बुरी तरह फैल चुका है। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म करूँगा मोदी जी का, कि पकौड़े वाले को बहुत उन्होंने ऊपर लाए हैं, कि पकौड़े वाला भी बहुत कमा सकता है, अपनी पकौड़े की दुकान खोलो ये करके। बट डू यू नो दैट अ पर्सन हु हैज़ टू सेट अप अ स्ट्रीट फूड कार्ट इन दिल्ली हैज़ टू गेट 16 और 17 लाइसेंसेस एंड क्लियरेंसेस। इट इज़ टेरेबल। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड, उद्यमिता तो ठूस ठूस के भरी हुई है हर जगह। इसको एक्चुअली सारा लाइसेंस राज कर्टेल करके रखता है, जो 1991 में फ्री करना शुरू हुआ, शायद पहले टॉप 10-5-10% के लिए। बट नाउ यू हैव टू फ्री द पीपल अप, यू हैव टू untangle them from this stupid licenses. 16 और 17 लाइसेंसेस एक MCD का ठेला, वो भी हर 3 महीने में बाय रोटेशन आकर तोड़ के जाते हैं। आप कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया यहाँ पर, वहाँ पर अभी बस 1-2 महीना पहले MCD ने आके सारे चाय वालों को हटा दिया। ठीक है जी। मैंने पूछा आपका, उसका तो लाइसेंस नंबर लगा हुआ था। मैंने कहा आपका लाइसेंस नंबर भी लगा हुआ है, फिर क्यों तोड़ के गए? कहता है बस जी सब पैसे खाते हैं, आके लेके जाते हैं, और फिर इनका क्या होता है, रोटेशन में आके तोड़ देते हैं। चाहे वो 3 दिन में फिर से लगा के बैठ गया, बट इमेजिन द मैडनेस दैट इज गोइंग ऑन। तो उसका देखिए, मेरा आंसर ये है कि किसी भी संस्था को, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बदलने के लिए सिर्फ ऊपर से काम नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने भी किए हैं, जहाँ पर हम लोग ईज ऑफ बिजनेस पे ऊपर से करते हैं। हाँ। सच पूछिए, कल्चर चेंज होता है नीचे से। नीचे से उसका क्या उदाहरण है? उसका ये उदाहरण है, मेरी एक यात्रा ही एक उसका उदाहरण है, मेरा जो सेंटर उसका उदाहरण है कि अब वहाँ पर लोगों की मानसिकता बदल रही है। जब तक चेंज पीपल में नहीं आएगा तब तक क्या हो रहा है? फिर अब क्या हो रहा है, हमारी जैसी संस्था खड़ी हो रही है, और एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है क्लेटन क्रिस्टनसन, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उनका देहांत हो गया, उसके पहले लिखी थी। उन्होंने बोला कि जो जो प्रोग्राम होते हैं ना, ऊपर से मैं लेके आऊँगा, ये प्रोग्राम करूँ, उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि दोनों की ज़रूरत है। अगर नीचे से ये पॉलिटिकली भी, सोशली भी हम लोग ये कहें कि नौकरशाही और नौकरी कॉलोनिज्म का एक बाई प्रोडक्ट था। उन्होंने हमारे सब आर्टिजन डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि मैनचेस्टर की जो मिलें थी उनके यहाँ पर कपड़े आने के लिए हमारे आर्टिजन डिस्ट्रॉय कर लिए, इसीलिए गांधी ने चरखा वर्खा शुरू किया। लेकिन वो नौकरी की भावना भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई। तो नौकरी की भावना जब तक नहीं जाएगी, अच्छा सुखद बात यह है कि उस नौकरी की भावना के अलावा भी कई लोग
आज की तारीख में उद्यमी हैं, कोई और विकल्प नहीं। मान लीजिए उनको हम लोग और संसाधन देते हैं, जो 4 चीज़ें बताई, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, मनी और कैसे माहौल। मिलेगा ये? देखिए माहौल का क्या मतलब है? माहौल तो ये माहौल मैं बताता हूँ अपने गांव का। जी। मैंने जब से ही अपनी संस्था खड़ी करी है, उसमें 6 एकड़ की ज़मीन है, उसमें बरगद के बगल में, और वहाँ पर हमने ये 7M का प्रोसेस रखा है। मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। 7M में है मार्केट, मेंटरशिप, मनी, मिसलेनियस सर्विस, माहौल, मोबिलाइजेशन, क्योंकि मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, उनको मालूम होना चाहिए ये भी विकल्प है। और एक और हमने अभी किया मित्र, क्योंकि कभी कभी मित्र होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब हम लोग वहाँ पर 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो शशांक मणि को बताने की ज़रूरत नहीं कि उद्यमिता अच्छा है। अब वहाँ मालती यादव खड़ी हो गई, उनके पास 100 महिलाएं काम कर रही हैं। अब महिला देखा देखी बोल रही है तो यहीं की है। अगर मैं वहाँ पर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूँ कि आप उद्यमिता में इनका वो करिए, तो वो तो चकरा तो जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं इकोसिस्टम इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, बट नॉट बाय मी, बट बाय सत्संग, बाय अदर्स टेलिंग टू ईच अदर, आई गेट दैट। हाँ नॉट बिल्कुल। सेंट्रलाइज्ड। हाँ, इसमें ना मैं जैसे मानता हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज मुझे पता चलती हैं। एक उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चली, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोबाइल रेवोल्यूशन विच केम बाय द टॉप 1% 2% ऑफ द कंट्री। केरला में मछुआरे जो कोस्ट से, अलग अलग सिटी से, पूरे केरला कोस्ट से जब सी में जाते हैं अंदर, जो जितना भी 2-3 किलोमीटर जितना भी अंदर जाते हैं, अपनी वापस जहाँ से आते हैं वहाँ पर मंडियाँ हैं। अब होता क्या है कि किसी फिश का, किसी स्पीशीज़ का किसी मंडी में उस दिन प्राइस नहीं होता, तो पहले वो लाते थे, यहाँ जो प्राइस मिल रहा होता था। मोबाइल रेवोल्यूशन से जैसे ही वो कोस्ट के नियर होते थे, विद इन मोबाइल रेंज फ़ोन करते थे एक मंडी से दूसरी मंडी, यहाँ क्या भाव चल रहा है, जहाँ हाईएस्ट भाव था अपनी बोट वहीं मोड़ के वहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा। तो मैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उद्यमिता तो भरी पड़ी है भारत में। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब एंड इवन मेंटरशिप मैं मानूंगा कि पक्की बात बहुत कमी है। अब किसी को कैसे एक्सेस मिलेगा? हमने 18 मेंटर्स लेके आए वहाँ पर गांव में, बट इसको स्केल अप कैसे किया जाए? पूरा भारत, मतलब इतना, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारा जो प्लान है, तो मैं, क्योंकि अब इंटरव्यू शायद आगे बहुत नहीं हो पाएगा, तो मैं बैनियन रेवोल्यूशन की थोड़ी बात करता हूँ। हमारी क्या अवधारणा है, हो सकता है औरों की अलग है, कि हमने ये 10 जिले चयनित किए हैं, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया, महाराजगंज, इसके अलावा। तो ये जो 10 जिले हैं, इसमें हम अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। 3 जिलों में हमने उपकेंद्र बना लिए। मान लीजिए हब है हमारा बरगद के पास, उपकेंद्र है, और हमने उसमें एक बहुत अच्छा कार्डर तैयार किया है, उद्यम कोर और उद्यम मित्र, जो लास्ट माइल कनेक्टर्स हैं। अच्छा। अगर ये 10 जिले सफल हो जाते हैं तो ये पहला धाम है। दूसरा धाम कन्याकुमारी के आसपास के 10 जिले, तीसरा धाम गंजाम उड़ीसा में, और चौथा धाम नागपुर में, और एक पांचवा हम लोग मिडिल ऑफ द डायमंड इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं मुंबई में। तो ये 5 धाम की अगर अवधारणा, तो 40 जिले हैं इसमें कवर कर जाएंगे। और हमारे जो यात्री हैं 8000, वो अलग अलग जिलों में अभी स्थापित हैं, 240 जिलों में। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, और इसमें थोड़ी भगवान की कृपा है, थोड़ा सा लक भी है, कि अगले 10, 15, 20 साल में, जो मैंने बोला आखिरी रेस है, उसमें अगर 240 जिलों में हम लोग इस प्रकार का तंत्र, इकोसिस्टम खड़ा कर दें, तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही प्रयास है, अन्य लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। मैं यही बोलना चाह रहा था, ये तो आपका प्रयास है, और वो उसका जो मर्जी कर लें, एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही होगा। भारत बहुत बड़ा है, तो क्या सरकार को करना है, क्या हमारे दर्शक जो हैं, सुनने वाले हैं, क्या करें ऐसा जिससे मेंटरशिप, इकोसिस्टम, ये सब स्प्रेड हो? पहले सरकार पे आता हूँ। जो मैंने बात बार बार किताब में कही है, देखिए, सरकार के अफसरों को जामवंत का काम करना पड़ेगा, उनको हनुमान नहीं बनना है। जामवंत ने बोला था, एक बहुत अच्छा उसका मतलब एक कहावत है, कहें रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधान। यू हैव एवरीथिंग। हनुमान जी, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, लेकिन आप चुपचाप खड़े हैं, आपको उठना चाहिए। This kind of enablement is what the Sarkar has to do. If the Sarkar starts trying to do the job of 140 crore people, we will be a banana republic, which is what has happened to Sri Lanka. तो एक तो ये चीज़ मैं कहूँगा, कैसे enabling mindset लाएं अपनी ब्यूरोक्रेसी में, कैसे enabling processes लाएं, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें। और जो जहाँ तक बात सिटीजन्स की है, देखिए, एक तो जो भी इसको देख रहा है, मेरी यात्रा में आइए, क्योंकि यात्रा एक बहुत अच्छा प्रयोगशाला है, जहाँ पर आप लोग मान लीजिए 22 से 27 के ऊपर के भी हैं, तो आप लोग मेंटर के तौर पे आ सकते हैं। 75 मेंटर होते हैं। आप मेरे गांव आइए, वहाँ पर रहिए 1-2 दिन मेरे साथ। ये तो एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन फिर उसके बाद आप एक जिला या एक तहसील या एक बिल्डिंग सोसाइटी चयनित करिए, वहाँ पर बोलिए मैं उद्यमिता का पाठ पढ़ाऊँगा।
अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने मन से देश के लिए कुछ करिए। ये जो मैं कभी कभी साउथ मुंबई ड्राइंग रूम में जब मैं कॉकटेल कॉन्वर्सेशन करता हूँ और मैं नेशन बिल्डिंग की बात करता हूँ, लोग मुझे अचंभे से देखते हैं, अरे कौन है पागल आ गया, ये नेशन बिल्डिंग हैज़ टू बी ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द ड्राइंग रूम बिकॉज वी हैव ओनली वन शॉट एट दिस फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड इफ यू कांट डू दिट देन आने वाली पुश्तें हमें माफ़ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी पावरफुल। आई थिंक वील क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन एट दिस पॉइंट। आई हैव थॉरली एंजॉयड दिस। और आपकी हिंदी तो इतनी सुंदर है। आप कहाँ बाहर काम कर चुके हैं, IIT दिल्ली के हैं, बड़े कॉरपोरेशंस में काम करा है, पार्टनर रह चुके हैं और फिर भी अच्छी इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहाँ कहाँ है आपके जैसे डायमंड्स छुपे पड़े हैं जो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाहर नहीं आते। आप लोगों मैं साधुवाद दूंगा क्योंकि इस प्रकार का इंडिक सिविलाइजेशन को उजागर करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, बहुत प्रासंगिक है। इट्स वेरी रेलेवेंट बिकॉज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग थ्रू योर चैनल इज चेंजिंग माइंडसेट्स। Thank you very much. Thank you. Hope you enjoyed the conversation.